हेलो स्टूडेंट्स, ये ना मैं थर्ड टाइम वीडियो बना रही हूँ। फेज इक्विलिब्रियम की थर्ड टाइम स्टार्ट की है, बार बार कट होए जा रही थी। इस वजह से नोट्स थोड़े ऐसे हैं क्योंकि मैं पहले अपनी तरफ से समझा चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ का चैप्टर करेंगे, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, ये स्टार्ट करने लगे हैं हम। फेज इक्विलिब्रियम बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है। तुम लोगों ने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा है, पर वो केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, फेज इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चे, इस वाली वीडियो में ना हम लोग सिर्फ जो कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, वो टर्म्स जो कि इस चैप्टर में बार बार यूज़ होनी है। ठीक है, हम पहले वो सीखते हैं कि टर्म्स कौन कौन से। तो बच्चे, सबसे पहले टर्म है फेज़। तुम लोग काफ़ी फेमिलियर भी होने फेज़ से। फेज़ क्या होता है बच्चे? फेज़ होता है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। नंबर ऑफ जितने भी फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, जैसे कि बच्चे, जैसे मैं ये वाटर में मैंने अगर एक स्टोन डाल दिया, पानी में अब पत्थर डाला है, तुम लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना, ये पानी है, ये पत्थर है। तो फिजिकली वो डिस्टिंक्ट है। फिजिकली हम लोग उनको बता सकते हैं ये अलग अलग है। तो फेजेस कितने हो जाएंगे? टू, एक वाटर एंड एक स्टोन वाला। और मैं अकेला लिक्विड वाटर ले लूँ, कितने फेजेस हो जाएंगे? वन। देयर इज ओनली वन फेज, अकेला पानी दिख रहा है मुझे। अगर मैं लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर ले लूँ तो कितने फेजेस हो जाएंगे? एक लिक्विड फेज है, एक गैशियस फेज है। कितने फेजेस हो जाएंगे हमारे? टू। अब एयर ले लें, एयर में देखो कितनी सारी गैसेस हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन हम देखने में हम बता सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं बता सकते ना। हमें एक जैसा बिल्कुल होमोजीनियस लग रही है एयर। तो हमारे कितने फेजेस हो जाएंगे? वन। शुगर सोल्यूशन, अगर शुगर मेरा कंप्लीटली डिजोल्व है इन वाटर में, तो मुझे एक ही जैसा लगता है ना पूरा सोल्यूशन। मैं शुगर को देख नहीं पा रही, अगर कंप्लीटली डिसॉल्व है मुझे बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन दिखता है। तो कितने फेजेस हो जाएंगे? वन। फिजिकली डिस्टिंक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अगर मैं दो नॉन मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कर दूँ, नॉन मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं वाटर में ऑयल डाल दूँ, मैं क्लियरली बता सकती हूँ ऑयल की ये वाली लेयर है, वाटर की ये वाली लेयर है। तो कितने फेजेस हो जाएंगे? टू। मिसिबल लिक्विड्स ले लो जो कि एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल में वाटर। ठीक है, अल्कोहल इन वाटर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। हम नहीं बता सकते यहाँ पे अल्कोहल है, मतलब फिजिकली हम नहीं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते। कितने फेजेस आ जाएंगे? वन। तो ये तो होते हैं बच्चे फेज, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ हेट्रोजेनियस सिस्टम सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्री। नेक्स्ट बच्चे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अब बच्चे कंपोनेंट्स के लिए देखो, कंपोनेंट्स इज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स in term of which composition of each phase can be expressed either directly or in terms of chemical equation. ये जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज आर परमिटेड। ये क्या लिखा है बच्चे? मैंने ये लिखा है, मैंने कंपोनेंट क्या होते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी टर्म में मैं बाकी सारी चीज़ों का कंसेंट्रेशन बता सकूँ। मिनिमम नंबर मुझे कितना चाहिए? जैसे बच्चे ये वाली एग्जांपल है। अब देखो, आइस एंड वाटर। ठीक है, आइस वाटर में सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड। पर इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? वाटर। मैं इन टर्म्स ऑफ H2O दोनों की कंसेंट्रेशन बता सकती हूँ, कंपोजिशन बता सकती हूँ। आइस इतनी है, वाटर इतना है, इन टर्म्स ऑफ H2O। तो दिस इज वन कंपोनेंट सिस्टम। अब अगर मैं इस ये वाला सिस्टम ले लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे, अब जब मैंने इसमें से किसी भी कंपोनेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की मैंने कंसंट्रेशन लिखनी हो, मैं इन टर्म्स ऑफ Ni2 लिख सकती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने, देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट CaO एंड CO2 ले लिया, CO ये, अगर मैं ये दो कंपोनेंट ले लूँ, तो क्या मैं इन दोनों की टर्म्स में CaCO3 की कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ? यस, CaCO3 क्या आ जाता है हमारा? CaO प्लस CO2। क्या मैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड की लिख सकती हूँ कंसेंट्रेशन? यस, इन दोनों की टर्म्स में लिखनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 CaO प्लस 0 CO2, बन गया CaO। क्या मैं CO2 की कंसेंट्रेशन लिख सकती हूँ इन दोनों की टर्म्स में? यस, 0 CaO
प्लस 1 CO2। तो बच्चे मैं सबकी कंसेंट्रेशन इन दोनों की टर्म्स में लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं कॉम्पोनेंट ले लेती हूँ CaCO3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड, 1 CaCO3 एंड 0 CaO। CO कितना हो जाएगा 0 CaCO3 प्लस CaO। CO2 कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा रिएक्शन से आ जाएगा CaCO3 माइनस CaO। इसीलिए बच्चे यहाँ पे लिखा है जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज आर परमिटेड। हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज परमिटेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे ये कितने कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम। मैं कोई भी 2 कंपोनेंट के टर्म्स में तीनों की कंसेंट्रेशन जो कंपोजिशन लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हम कंपोनेंट्स देखते हैं। फिर बच्चे नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स इन केमिकली रिएक्टिव सिस्टम, वो सिस्टम जो कि रिएक्ट कर जाए। जैसे बच्चे एक होते हैं नॉन रिएक्टिव सिस्टम जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। उनके केस में तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, दो चीज़ें डाली है मैंने, तो कंपोनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वल ही होते हैं। पर बच्चे अगर मेरा केमिकली रिएक्टिव सिस्टम है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कंपोनेंट इक्वल नहीं होते, तो हम कैसे निकालते हैं कंपोनेंट इज इक्वल टू S माइनस E प्लस R। ठीक है बच्चे, S क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, E क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हम जब करेंगे ना एग्जाम्पल, फिर तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे R क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन इफ एनी। ये मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे कि बच्चे ये सिस्टम है, देखो सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम। इसमें देखो हम कुछ केसेस करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि एज्यूमिंग दैट सोडियम सल्फेट एंड वाटर डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन, ये डिसोशिएट बिल्कुल नहीं हो रहे। सबसे पहले हमने ये भी वाला केस लेना है। जब डिसॉल्व नहीं हो रहे तो बच्चे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट कितने आगे, क्योंकि डिसोशिएट ही नहीं हुए तो सोडियम सल्फेट एक ऐसे ही है एंड वाटर ऐसे ही है, तो हमारा एस कितना आ गया, एस हमारे कितना आ गया 2, कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे कितने आ गए 2। क्या कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, या कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन्वॉल्व है, नहीं, क्योंकि कुछ डिसोशिएट ही नहीं हुआ, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा नो केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। ई कितना आ गया हमारा 0। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की, कुछ डिसोशिएट ही नहीं हुआ तो न्यूट्रलिटी कहाँ से आ जाएगी, तो हमारा आर भी कितना आ गया 0। तो कंपोनेंट कितने आ गए S माइनस E माइनस R, 2 माइनस 0 2। अब हम मान लेते हैं एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब मैंने बच्चे सोडियम सल्फेट को ना कंप्लीटली डिसोशिएट करना है। जब मैंने इसको कंप्लीटली डिसोशिएट कर दिया सोडियम सल्फेट को, तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब सोडियम सल्फेट नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो सोडियम सल्फेट नहीं आएगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, एक सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम सल्फेट हमारा डिसोशिएट हो चुका है टू गिव सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है बच्चे, तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, एक सोडियम, एक सल्फेट एंड वाटर, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए अब। ठीक है बच्चे, क्योंकि कंप्लीट डिसोशिएटेड है तो कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान देखना, अगर कंप्लीट वर्ड नहीं होता ना बच्चे, तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है कि सोडियम सल्फेट एंड सोडियम दीज आर इन इक्विलिब्रियम। अगर कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होती, थोड़ा बहुत डिसोशिएट होता, फिर ये वाला रिएक्शन हमारा आना था, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आनी थी। पर क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएटेड है ना बच्चे, तो इसका मतलब कोई इक्विलिब्रियम बचा ही नहीं, सारे का सारा तो हमारे पास यही पड़ा है, तो ये कोई रिएक्शन नहीं हो, ये कुछ इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, ये कंप्लीटली इसमें आ चुका है। तो बच्चे यहाँ भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी। जब भी कोई भी चीज़ डिसोशिएट होगी तो हमें एक कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन हमारी हमेशा क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की, ओ फाइन्स। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमारी आ गई कि पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन भी आ गई है। तो बच्चे कंपोनेंट कितने आ गए, S माइनस E माइनस R, 3 माइनस 0 माइनस 1, हमारे आगे 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसी चीज़ को बच्चे हम ले लेते हैं एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ बोथ सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब सोडियम सल्फेट और वाटर के बच्चे इसने डिसोसिएशन तो ली है पर कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा।
यानी कि हमारे पास सोडियम सल्फेट भी होगा, सोडियम भी होगा, सल्फेट आयन भी होंगे, सोडियम आयन भी होंगे, सॉरी सल्फेट आयन भी होंगे, एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी लिया है तो वाटर भी होगा, H पॉजिटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए। क्या कोई इक्विलिब्रियम है, क्योंकि कंप्लीट नहीं लिखा ना बच्चे, तो सोडियम सल्फेट हमारा एक तो ये वाला इक्विलिब्रियम आ गया टू गिव सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। वाटर भी हमारा क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर की भी डिसोसिएशन दी हुई है। तो दो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ गई। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, एक तो पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, एक नंबर, क्योंकि वाटर भी डिसोशिएट हो रहा है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। ये बच्चे तुम लोगों ने ध्यान रखना है, चाहे जितनी मर्जी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, सोल्यूशन में मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक कंडीशन हमेशा आएगी टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। ये हमेशा एक सारी आयंस के लिए एक ही कंडीशन आएगी, ये नहीं कि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, अलग अलग नहीं लेना, सिर्फ टोटल वन कंडीशन लेनी है तुम लोगों ने कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। बट अगर साथ में वाटर डिसोशिएटेड है ना बच्चे, तो तुम लोगों ने एक कंडीशन साथ में और आ जानी है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कितनी आ गई, 2। कॉम्पोनेंट निकाल लो, S माइनस E माइनस R, 6 माइनस 2 माइनस 2 2। तो बच्चे नेक्स्ट जैसे सिस्टम है KCl NaBr वाटर, अगर तो कोई डिसोसिएशन नहीं होती है KCl NaBr वाटर की, कोई डिसोसिएशन नहीं है, तो बच्चे कहने को तो हमारे पास 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए, पर इस केस में 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो KCl ऑल द डिसोसिएशन नहीं हो रही, पर ये आपस में रिएक्ट करके KBr एंड NaCl दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या आ गए, कौन से 5 है, KCl NaBr वाटर एंड KBr NaCl, तो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे 5 आएंगे। क्या कोई इक्विलिब्रियम है, यस हम अभी पढ़ के आए हैं KCl प्लस NaBr टू गिव KBr एंड NaCl, तो देयर इज वन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ आयोनाइज ही नहीं हुआ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, R0 है। तो ऐसे हमने कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अभी तक हमने किया कि फेजेस एंड कंपोनेंट्स। सो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बच्चे देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है बच्चे कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच मस्ट बी आर्बिट्रेरली फिक्स्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। बच्चे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए ताकि मैं जो सिस्टम है उसकी स्टेट बता सकूँ, उसे बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बच्चे जैसे कि अब देखो, सिर्फ समझने की ट्राई करना, मैंने एक सिंगल गैस ली है प्योर, ठीक है। इससे पहले बच्चे एग्जाम्पल से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं गिव्स फेज रूल क्या होता है। गिव्स फेज रूल, गिव्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम एफ से लिखते हैं। गिव्स फेज रूल, ये फेज इक्विलिब्रियम में हम बार बार यूज करेंगे। ये होता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला C माइनस P प्लस 2। C इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P is number of phases plus 2. So in this way we can calculate degrees of freedom. ठीक है बच्चे, तो देखो एक गैस है, मेरे प्योर गैस ले लिए, ठीक है। तो वैसे तो गिव्स रूल से आ जाएगा, देखो 1 गैस लिए तो कंपोनेंट कितने हैं बच्चे 1 गैस लिए, फेजेस भी कितने हैं 1, ठीक है। तो गिव्स रूल के अकॉर्डिंग भी मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी 2। तो ये तो आ ही जाएंगे हमारे पास। हम बोलते हैं जब ऐसे होता है, हम बोलते हैं बाई वेरिएंट सिस्टम है, 2 है तो हम बोलते हैं बाई वेरिएंट सिस्टम, 3 है तो ट्राई वेरिएंट, 1 आएगी तो मोनो वेरिएंट, ऐसे बोलते हैं बच्चे। अब देखना ऐसे, वैसे मैं इसको, ये तो मैंने रूल से निकाल लिया ना समझने के लिए। मैंने एक प्योर गैस ली है बच्चे, तो मुझे पता है प्योर गैस के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगा लूँ PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर, क्योंकि प्योर गैस लिए तो कंसनट्रेशन का मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैंने कोई मिक्सचर नहीं लिया तो कंसनट्रेशन का मीनिंग ही नहीं रह जाता। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर 3 वेरिएबल है मेरे पास, बट मुझे पता है ये तीनों आर इंटर रिलेटेड, आपस में इनका रिलेशन है। PV इज इक्वल टू nRT फॉर पर्टिकुलर गैस, एन फिक्स हो गया, मैंने जितने भी नंबर ऑफ मोल्स लिए होंगे, R इज कॉन्स्टेंट, तो PV और T में रिलेशन है। बच्चे देखो अगर मैं इन दोनों की मुझे वैल्यू पता हो, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना इनसे, ठीक है। थर्ड वाला तो इस पर डिपेंडेंट हो गया, तो मुझे 2 की वैल्यू पता हो, जब मुझे PV की वैल्यू पता हो T मेरा निकल जाएगा, जब मुझे VT की वैल्यू पता हो P निकल जाएगा। तो बच्चे मुझे कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए 2,
तीसरा तो उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगे 2। ठीक है। ऐसे गैशियस मिक्सचर की अगर हम बात करें, अब मैंने दो गैसेस का मिक्सचर लिया, तो मुझे प्रेशर टेम्परेचर तो मुझे पता ही था कि है। अब मुझे इन गैसेस की कॉम्पोजिशन भी देनी पड़ेगी ना, मैंने कितना कितना प्रेशर और कुछ भी ले लो, प्रेशर और टेम्परेचर सपोज दो पहले मैंने फिक्स कर दिए, वॉल्यूम मैं बोल रही हूँ इन पे डिपेंडेंट है, बट बच्चे अब मुझे इनकी कंपोजिशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, कि कितनी गैस है, एक सपोज दो गैसेस का मिक्सचर है, ए का कितना अमाउंट है एंड बी का कितना, तो मुझे 3 वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पे, कंपोजिशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ट्राई वेरिएंट। अब देखो, वाटर वाटर वेपर सिस्टम है, लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर, ये वाला सिस्टम अगर मैं ले लूँ, तो मुझे पता है कि वेपर प्रेशर, अब क्योंकि वाटर अकेला ही है तो कंपोजिशन का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अकेला वाटर टू वाटर वेपर है। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर जो इसका मतलब प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बच्चे यहाँ पे मैं इनको भी वे दो भी नहीं ले सकती, क्योंकि ये दोनों भी आपस में डिपेंड कर रहे हैं। कोई प्रेशर, एक मैं प्रेशर लूँ तो टेम्परेचर इसी से निकल जाएगा, टेम्परेचर इज डिपेंडेड अपॉन प्रेशर नाउ। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स्ड तो वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा। तो बच्चे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 1 इन दिस केस। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, फेजेस क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है एंड गिव्स फेज रूल क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग करेंगे इसके थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन एंड फेज डायग्राम्स। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, बाय।